उत्तराखंड जो है ना, आज की तारीख में हमारे यहाँ नेताओं के बनने की फैक्ट्री बन गया, एक्सपेरिमेंटल स्टेट बन गया। राज्य में पलायन नहीं बृहद स्तर पे हुआ है। इंटरनेट नहीं है गांव में, पहाड़ों में। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण, ये हम लेके रहेंगे। ये एक छोटी सी मांग 25 साल से किसी राज्य की राजधानी न होना, आत्मा अस्मिता का प्रश्न है। राजधानी से विकास की गंगा बहती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित पॉडकास्ट शो द कैंडिड टॉक। हम सिस्टम को बाहर से देखते हैं, आदेश, फाइल, ट्रांसफर, बयान, लेकिन हर आदेश के पीछे एक व्यक्ति होता है, हर फाइल के पीछे एक निर्णय और हर निर्णय के पीछे एक संघर्ष। सत्ता सिर्फ अधिकार नहीं देती, वह अंतर आत्मा की परीक्षा भी लेती है। क्या प्रशासन हमारे देश में सच में स्वतंत्र है? क्या नैतिकता और राजनीतिक दबाव साथ साथ चल सकते हैं? क्या सही फैसला लेना हमेशा सुरक्षित होता है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम सिर्फ सिस्टम को भीतर से नहीं समझेंगे, बल्कि उस अधिकारी की यात्रा को जानेंगे जिसने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए काम किया और अब सेवानिवृत्ति के बाद जनहित के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे साथ डायनामाइट न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद रतूड़ी। ये यूपी पीसीएस के टॉपर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में प्रोफेसर रहे, इसके बाद सिविल सेवा में भाग्य आजमाया और यूपी के पीसीएस टॉपर बन गए। बाद में इनको 2005 बैच का उत्तराखंड कैडर का आईएएस अलॉट हुआ। उत्तराखंड शासन में राजस्व, संस्कृति शिक्षा और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में विनोद जी सचिव रहे। अब ये उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी की मांग को लेकर सक्रिय हैं। आज हम बात करेंगे इनसे। स्वागत है आपका विनोद जी। नमस्कार आपको मनोज जी, और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम सबको। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बतौर पीसीएस संयुक्त उत्तर प्रदेश में आपने 1992 में कामकाज शुरू किया। 99 में उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से नया राज्य बना और बाद में आपको प्रमोशन के तौर पे आईएएस की सर्विस मिली। शुरुआत से लेकर सेवानिवृत्ति तक की अपनी इस यात्रा को कैसे देखते हैं? यात्रा तो जैसे हर नागरिक की, हर दोस्त की, हर यात्री की यात्रा होती, उसी तरह की है। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी स्टेशन पर रुकते हैं, कभी जो है तेजी से दौड़ते हैं, ट्रेन तेजी से दौड़ते हैं, कभी पैदल भी जाना पड़ता है यात्रा में। जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने में होता था कि हम तीर्थ यात्रा पे अपने पैदल ही जाते थे जब गाड़ियाँ नहीं थी। तो यात्रा तो जीवन की है बेसिकली, और पर्पज ऑफ लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ, नथिंग मोर नथिंग लेस। आप पहले मध्य प्रदेश में प्रोफेसर थे, फिर अचानक आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और आप यूपी में पीसीएस के टॉपर बन गए। कैसे स्विच किया आपने प्रोफेसर से सिविल सेवा की तरफ? देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डीफिल कर रहा था और नेट क्वालिफाइड हूँ, तो उस समय का बॉटनी में कर रहा था डीफिल। वो कंप्लीट नहीं हुआ। इलाहाबाद में हमने देखा कि लोग तैयारियां कर रहे हैं सिविल की। उसी मध्य जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें रिटन एग्ज़ाम हुआ था, हम लोग उसमें आ गए थे। और पीसीएस की परीक्षा उससे पहले हमने दे दी थी उत्तर प्रदेश में, और रिजल्ट उसका लेट हुआ था, तो इसलिए 1 साल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश सीधी में रहा महाविद्यालय में, और फिर आ गया था पीसीएस में। उत्तर प्रदेश में कई जगह, कई जिलों में एज एसडीएम काम किया, पहाड़ों में भी यूपी में रहते हुए काम किया एसडीएम के तौर पे। फिर 9 नवंबर 2000 को जिस दिन हमारा राज्य बना, नए राज्य का गठन हुआ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तो उस समय ऑप्शन मांगे गए थे, तो हमने अपने राज्य का ऑप्शन दिया, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, चमोली जिले का। तो उस समय हम फिर अपने ज़िले में आ गए। 10 नवंबर को मैं देहरादून आ गया था और हमने ज्वाइन 11 को कर लिया था। और ये ज्वाइनिंग के बाद
हमने स्टार्ट में, क्योंकि बहुत सुविधाएं नहीं थी, तो फाइलें झाड़ी थी। जो फाइलें उत्तर प्रदेश से आई थी उनको हमने जो है करीने से लगाया, क्योंकि उस समय कर्मचारी अधिकारी भी कम थे, धीरे धीरे आ रहे थे यूपी से। तो ये स्थिति है। और फिर 2013 में हम लोग प्रमोट हुए और 2005 बैच मुझे IAS का अलर्ट हुआ। ये यात्रा तो सरकारी सेवक है, सरकारी सेवक की यात्रा तनख्वाह के आधार पे चलती है, पदोन्नति के आधार पे चलती है। तो ये सभी की कहानी है सरकारी सेवकों की। विनोद जी, उत्तर प्रदेश से आप उत्तराखंड आए, प्रशासनिक दृष्टि से क्या आपने बदलाव देखा? देखिए, मैं जैसे कह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण इस आशय से हुआ था, और इस प्रदेश को बनाने में भारत में शायद ऐसी हिस्ट्री कहीं नहीं होगी, ऐसी हिस्ट्री कभी जगह होगी कि 42 शहादतें हुई थी एक राज्य निर्माण के लिए, एक राज्य की मांग के लिए। और आपको मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे का कांड, शायद आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने दूरदर्शन में भी रहे हैं और जगह भी रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे में भी शायद रहे हैं, तो आपको उस समय ज्ञात होगा कि उस समय माताओं बहनों के साथ जो रामपुर तिराहे में हुआ था, CBI जांच भी चल रही है उसमें, आज की तारीख में अभी तक केसेस पेंडिंग है। तो 42 शहादतों के बाद कोई राज्य बना, वो पहली बार ऐसा हुआ। और 9 नवंबर को जब राज्य बना तो 1994 में एक तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश सरकार थी, शायद माननीय मुलायम सिंह यादव जी उसके मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने देखा 94 में, उन्होंने शायद देख लिया कि ये राज्य जो है इसका निर्माण करना ही पड़ेगा, हमें उत्तर प्रदेश से शायद अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक रमाशंकर कौशिक जी की कमेटी बनाई थी, वो मिनिस्टर थे तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में, और 5 और मंत्री उस कमेटी में थे। और उसके जो सचिव थे वो श्री RS टोलिया जी थे, वो स्वर्गीय हो गए हैं, और IAS अधिकारी थे। तो उस कमेटी ने ये कहा था कि जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण होगा तो उसकी राजधानी उन्होंने गैरसैंण या चंद्रनगर छांट ली थी। और केंद्र सरकार को ये रिकमेंडेशन, उस कमेटी की रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजी थी। लेकिन जिस समय राज्य निर्माण हुआ, उन्होंने 8 जिले बोले थे, उस समय 8 ही जिले थे पहाड़ के, बाद में भले बागेश्वर और रुद्रप्रयाग अलग बन गए थे। और फिर उन्होंने उसमें हरिद्वार को भी जोड़ा। ये केंद्र सरकार ने जो 2000 में पुनर्गठन अधिनियम लागू किया, उसमें हरिद्वार को भी जोड़ दिया गया। और जब राज्य बन गया था तो हरिद्वार के लोग करीब 5-6 साल तक, उत्तरांचल उस समय नाम था, 2007 में उत्तराखंड नाम हुआ जनवरी में, तो उस समय उन्होंने विरोध किया था हरिद्वार के लोगों ने कि हमें उत्तर प्रदेश के साथ ही रहना दिया जाए। तो ये यात्रा एक तरह से देखें तो जिनको कि ये माना जाता है कि वो, क्योंकि रामपुर तिराहा जब हुआ था तो तब भी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उनको काफ़ी मतलब उस समय लोगों ने विरोध किया था उनका, उत्तराखंड के लोगों ने। लेकिन जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो केंद्र सरकार ने, उस समय वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री जी थे, तो जब राज्य बना था हमारा, तो उन्होंने वो मानी नहीं। कदाचित उसका कारण ये था कि उस समय जो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार थी वो हरिद्वार को इधर करने से बच रही थी। ये मुझे लगता है कि ऐसा था। लगभग 26 साल होने को हैं उत्तराखंड बने हुए। जो सपना देखा गया था उत्तराखंड को नया राज्य बनाते वक्त, आपको क्या लगता है 26 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं? वो सपना पूरी तरह से पूरा हुआ या अभी अधूरा है? नहीं, हम लोग अब जब गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमने एक गैरसैंण स्थायी राजधानी समिति बनाई है। ये समिति जो है लगातार आंदोलन कर रही, जंतर मंतर से लेके परेड ग्राउंड देहरादून से लेके और विभिन्न जनपदों में उत्तराखंड के हम आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि कई लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में वापस भेज दूँ। दुखद स्थिति है हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, क्योंकि 10 साल करीब कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में रही और 15 साल अब भाजपा की सरकार को होने जा रहे हैं, तो इनकी पॉलिटिकल विल की कमी दिखती है। और राज्य में पलायन इतने बृहद स्तर पे हुआ है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। पहले लोग राजधानी के लिए इसलिए मांगा था कि पहाड़ी प्रदेश, इसलिए मांगा था कि दूर पड़ता था लखनऊ। अब इन्होंने एक कोने में अस्थायी राजधानी देहरादून बनाई हुई है।
और लोगों को बहुत दूर आना पड़ता है। उसी तरह मतलब जैसे लखनऊ में था उससे भी ज़्यादा दूरी है पिथौरागढ़ वगैरह से। अगर पिथौरागढ़ वाले लखनऊ जाते थे तो शायद ट्रेन व्रेन जल्दी मिल जाती, प्लेन एरिया में जल्दी पहुंच जाते। यहाँ तो आपको गाड़ी से आना, बस से आना है तो वो और दूर पड़ जाता है। तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में वापस मिला दो, इससे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश में जो अस्पताल थे उत्तराखंड के विलेजेज में या जो कस्बे छोटे हैं उनमें जैसे डॉक्टर होता था तो वो अगर सारे इलाज कर देता है, प्लास्टर भी लगाना तो लगा देते हैं। आज की तारीख में जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो फलानी चीज का एक्सपर्ट हूँ, फिजिशियन नहीं हूँ। विनोद जी क्या लगता है कि जो आप सोच रहे हैं या वहाँ के लोग उत्तराखंड के सोच रहे हैं कि राज्य की अस्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, तो आखिर पॉलिटिकल लोग जिनकी सत्ता है वो क्यों नहीं बना रहे? देखिए ये जो इनको मुझे जो लगता है, एक तो पॉलिटिकल विल की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। दूसरी जो ये दो सरकारें रही, कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो उत्तराखंड में 25 सालों में, तो इन्होंने जो है ये सत्ता केंद्र से संचालित होती है, दिल्ली से संचालित होती है। दिल्ली वालों को क्योंकि 5 ही सीटें उत्तराखंड में लोकसभा की मिलती हैं तो उनका फोकस कम जा पाता है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे, कोई मंत्री रहे, उनका फोकस कम होता। और हमारे लोग जो थे पहाड़ के, जैसे सबसे ज्यादा पलायन जो हमारा अल्मोड़ा जिला है कुमाऊं में और पौड़ी जिला है गढ़वाल में, यहाँ से हुआ है। जबकि यहाँ के लोग बड़े बड़े पदों पे देश में भी हैं, और जैसे डोभाल जी NSA साहब हमारे यहाँ के हैं, हमारे आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, और नारायण दत्त तिवारी जैसे लोग थे, या आपके जो हैं और भी लोग जो बड़े बड़े लोग इस समय जो आपके CDS हैं वो भी उत्तराखंड से हैं। लेकिन उसको देके बहुत दिनों तक जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। राजनीतिक पार्टियों ने गैरसैंण राजधानी को, स्थायी राजधानी को एक फुटबॉल की तरह मुद्दा बनाया हुआ, कभी इधर को फेंक देते कभी उधर को फेंक देते, और इनको लगता है कि हरिद्वार वाले या उधम सिंह नगर वाले गैरसैंण का समर्थन नहीं करते, जबकि ऐसा है नहीं। विनोद जी आपने बताया योगी भी उत्तराखंड से आते हैं, योगी ने उत्तराखंड के साथ क्या न्याय किया बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए? जो उत्तराखंड के हक थे जो बंटवारे के समय पूरी तरह से मिले नहीं, उनको देने का काम किया या नहीं किया? देखिए एक जो हमारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 का बना हुआ है उसमें पानी पे पहले ही अधिकार लगभग केंद्र का है। योगी जी के लिए उसमें बहुत करने के लिए नहीं है। योगी जी भाजपा की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी भाजपा की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, केंद्र में मोदी जी भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं? जब सभी जगह भाजपा की सरकार है केंद्र में, दोनों राज्यों में, फिर क्या दिक्कत आ रही है? पुनर्गठन अधिनियम जो बनाया गया उसमें ही दिक्कत है, उसको बदल दें। हाँ वो क्या है, पार्लियामेंट बदलेगी, हमारे नेता लोग बदलेंगे, पार्लियामेंट बदलेगी, जनप्रतिनिधि बदलेंगे। बिल्कुल, जैसे उत्तरांचल से उत्तराखंड। आप लोग क्या मांग नहीं करते? क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? जनता तो देखिए, आम जनता क्या है, वो तो अपनी रोजी रोटी कमाने में लगी हुई है। पहाड़ के लोग ये देख रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं हो पा रहा, तो कौन जिम्मेदार है, किसको मानते हैं? जनता भी जिम्मेदार है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं, और नेता तो है क्या। हमारे जो माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, या मंत्रीगण हैं, या जो भी और लोग हैं, क्योंकि देखिए हिमालय के एक राज्य हैं हम, और हमारी सीमा चाइना से लगती है, हमारी सीमा नेपाल से लगती है। अगर बॉर्डर के गांव खाली हो गए तो देश की सुरक्षा, जैसे गलवान जैसी अगर युद्ध हो जाए तो देश की सुरक्षा के लिए पक्की तौर पर खतरा हो सकता है। आमने सामने की अगर लड़ाई होती है, जैसे गलवान में हुआ था, चाइना के साथ हमारा हुआ था, तो उसमें अगर हमारे सैनिकों के पीछे वहां के लोकल लोग तो खाली हो गए, तो ये दोनों सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, उनको मेरा ये मानना है कि गैरसैंण राजधानी बनने से काफी हद तक ये चीजें, रिवर्स माइग्रेशन होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेंगी, शिक्षा, जो हमारे 4000 प्राइमरी स्कूल 25 साल में बंद हो चुके जो पहले थे यूपी के टाइम पे, तो ये स्थिति है। पहाड़ों से नए स्कूल खुले लेकिन प्राइवेट खुलेंगे। विनोद जी कुछ प्रशासनिक बातें करेंगे जी। बतौर IAS अफसर,
कितना राजनीतिक दबाव आपने झेला? देखिए, मैंने तो कभी कोई जवाब दबाव की मैं बात ही नहीं सुनता था, और इसीलिए मेरे खूब स्थानांतरण होते थे, और इसीलिए मुझे जो है जिलों में भी काम करने का मौका सरकारों ने सोचा कि उचित नहीं है ये जिलों में जाने के लिए। मैंने राजनीतिक दबाव की कभी परवाह नहीं की। मैंने हमेशा, क्या कहेंगे उसको, जो सही लगा मुझे, जो नियम के तहत लगा, और मैं आउट स्पोकन भी हूँ और ईमानदार भी हूँ, तो इसलिए लोगों को मैं शूट नहीं करता हूँ। लगभग 12 साल अपने सेवा काल में आप बतौर आईएएस काम किए। 12 साल में एक भी दिन आपको डीएम नहीं बनाया, कमिश्नर नहीं बनाया किसी भी सरकार ने, क्यों? अब ये देखिए, मैं दो ही बातें कह रहा हूँ। एक तो मैं आउट स्पोकन हूँ, सही बात को बोल देता हूँ, नियम कायदे को फॉलो करता हूँ, और है ईमानदारी थोड़ा सा है, और है हमारे खून में है, हमारे जीन में है, कहूँगा मैं तो वो शायद इस कारण से नहीं करते। एक और सवाल, क्या आपको लगता है हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी स्वतंत्र है? मैं ये देख रहा हूँ हाल के वर्षों में, जो पहले स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी कहते थे अंग्रेजों के टाइम में आईसीएस को, और या जो उनके पुलिस के अधिकारी होते थे, उस समय आईसीएस की बड़ी पावर होती, जुडिशियरी का भी काम करते थे वो लोग। तो उस समय स्टील फ्रेम था वो रियल में। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्वतंत्रता 1947 में मिली और स्टार्ट होने लगा पॉलिटिकल पार्टी का वर्चस्व और एक विशेष पार्टी का वर्चस्व, तो वो अपने हिसाब से, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को चाहते थे कि, एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसी ब्यूरोक्रेसी हो। स्वतंत्रता के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले, 1947 के पहले आईएएस को आईसीएस कहा जाता था। बाद में आईएएस नाम दिया गया। आपने अपने सीनियर से क्या सीखा, क्या जानकारी आपको मिली? आईसीएस का दौर अच्छा था या आईएएस का? नहीं, हमारे जैसे एक कई अधिकारी, सीनियर अधिकारी रहे हैं। एक भाटी जी हैं, के आर भाटी जी, आपने शायद नाम भी सुना उनका। वो उत्तर प्रदेश में रहे हैं और भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो उनसे कभी कभी मैंने सुना, तो वो फौज से भी थे वो, तो वो पुराना दौर मानते थे कि उस समय जो इकबाल प्रशासन का होता है वो चलता था। अब जो वो इकबाल है वो हर जगह उसमें ह्रास हुआ है, कमी आई। अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली या देहरादून में बंद कमरे में 4-6 लोग मिल करके एक पॉलिसी बनाते हैं और करोड़ों लोगों पर थोप देते हैं, लागू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। आप स्पेसिफिकली जैसे माउंटेन पॉलिसीज है या एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स है, पहाड़ी अगर वो जिला है माना, तो उसकी अलग समस्याएं हैं, वहाँ की एक्सेसिबिलिटी, वहाँ जाने आने के साधन। आपने एक पॉलिसी बनाई, जैसे आजकल है मनरेगा का नाम बदल दिया, मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका, जी राम जी। हाँ, जी राम जी कर दिया। आप वो कह रहे हैं कि लाइव फोटो भेजो। आप पिथौरागढ़ में हमारे प्रदेश के लोग नेपाल का सिम यूज कर रहे हैं। कई जगह इंटरनेट नहीं है, गांव में, पहाड़ों में, तो आप उसको फोटो को कैसे लाइव भेज सकते हो? या तो राज्य सरकारों को उस पॉलिसी को थोड़ा चेंज करना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको, आप सामग्री का ढुलान है माना, आप वही ढुलान की जो एसओआर रेट होते हैं या और रेट होते हैं पीडब्ल्यूडी के, आप पहाड़ में भी वही लगा रहे हैं, आप जो है मैदान में भी वही लगा रहे हैं, जबकि पहाड़ में आपको सामान ढुलाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नेचुरली बढ़ जाएगी। एक और सवाल जी, ईमानदार होना ब्यूरोक्रेसी में कितना मुश्किलें क्रिएट करता है? आपने कहा बहुत सारे ट्रांसफर झेलने पड़े। नहीं देखिए, ये ईमानदार होना ना होना ये पर्सनल चीज है। आप अपने साथ न्याय कर रहे हो तो आप ईमानदार हैं, जैसे आप हैं। अगर आप डायनामाइट न्यूज के लिए तो खैर न्याय करेंगे ही, लेकिन आप देश के साथ भी न्याय कर रहे हो कोई अच्छी और ऐसी न्यूज देके, तो आप ईमानदार हैं। ईमानदार पत्रकारिता भी आजकल कमजोर हो गई है। जो देखा जा रहा है कि थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कमी आई है, जो मेरा मानना है। हो सकता है आप उससे नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। फ्रीडम आप तो प्रॉब्लम आती है, आज की तारीख में ईमानदार होने में समस्या आती है। आपको क्या कभी इस लंबे करियर में 30 साल के ऐसा भी महसूस हुआ कि अगर मैंने यह निर्णय लिया तो मेरे लिए नुकसान का सबक होगा?
नहीं, मैंने ये नहीं सोच के गया। मैंने कहा जो जनता के लिए सही है वो निर्णय मैंने बेखौफ लिए। मैंने मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनको भी कहा कि आप ये निर्णय लेंगे तो फायदा होगा आपको। भले वो निर्णय जो है उन्होंने बाद में बदल दिए या दूसरे मुख्यमंत्री बन गए। उत्तराखंड जो है ना, आज की तारीख में हमारे यहाँ नेताओं के बनने की फैक्ट्री बन गया, एक्सपेरिमेंटल स्टेट बन गया। यह है प्रॉब्लम। एक आईएएस अधिकारी के लिए असली परीक्षा क्या है? किसी नीति को लागू करना या दबाव झेलना? देखिए, नीति बनाना वैसे तो कैबिनेट का काम होता है, लेकिन केंद्र में तो माननीय मंत्रीगण उस कैबिनेट में डिसीजन कराते हैं, माननीय मंत्रीगण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन स्टेट में जैसे यूपी में या उत्तराखंड में हमारे अधिकारीगण उसको प्रस्तुत करते हैं कैबिनेट के सामने। तो नीति बनाने का भी काम आवश्यक है। दबाव तो आपको लाइफ में हर दिन रहते हैं। राजनीतिक नेतृत्व और ब्यूरोक्रेसी में आपको क्या लगता है, विश्वास की कुछ कमी बढ़ती जा रही है? ये विश्वास की कमी नहीं है, वो स्वार्थों की कमी होगी। स्वार्थ बढ़ गए, स्वार्थ ऐसे बढ़ने लगे हैं कि राजनीतिक नेता भी ब्यूरोक्रेसी से ये चाहते हैं कि ये इस तरह का आदमी है और इस विभाग को इसको दे दिया जाए तो हमको फायदा होगा। हमको जो है, जो इनडायरेक्टली जिसे कहेंगे करप्शन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अगर कोई पॉलिसी गलत बन रही है तो आप तो 50 हजारों लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक और व्यवहारिक बात करेंगे। हम देखते हैं कि राजनीति में भी अक्सर कंपटीशन होता है, कड़वाहट होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मुख्यमंत्री का अपना अलग रसूख होता है। उनके नीचे आने वाले उनके मंत्रिपरिषद में कई मंत्रियों से राजनीतिक तौर पे नहीं बनती, राजनीतिक कारणों से, लेकिन वे मंत्री रहते हैं। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है अपने अधीनस्थ किसी भी मंत्री के साथ किसको प्रमुख सचिव लगाएं, किसको सचिव लगाएं, किसको विभागाध्यक्ष लगाएं। सवाल यह है कि उस मंत्री के साथ उनके मन मुताबिक अधिकारियों को नहीं लगाया जाता। इससे कई बार हम देखते हैं कि उस विभाग में मंत्री और विभागाध्यक्ष के बीच, संबंधित प्रमुख सचिव के बीच क्लैश रहता है। इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए? इससे काम आपको लगता है? देखिए, उत्तराखंड में एक और इन्होंने, जो मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के कहूंगा इसको, इन्होंने क्या किया कि अपर सचिवों को ये डायरेक्टर या विभागाध्यक्ष बना दे रहे। अगर शासन का आदमी उधर विभागाध्यक्ष होता है तो वहीं से वो रिपोर्ट भेज रहा है, उसको फिर यहाँ प्रोसेस कर रहा है एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, या कुछ सेक्रेटरीज भी कुछ विभागों में इस तरह देख रहे हैं काम। तो ये बड़ी बुरी प्रथा है। यूपी में ऐसा नहीं था, यूपी में विभागाध्यक्ष अलग होते थे। मैंने यूपी के मिनिस्टर्स को भी कहा है कि ये गलत काम है, नहीं हो सकता। राजस्व मंत्री जी थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उत्तर प्रदेश में बड़ौत एसडीएम था, उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आप कर सकते हो, कलेक्टर ने भी कहा था साथ मिलके उनके, हमने कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं हो सकता, तो वो मान गए थे। यहाँ थोड़ा सा छोटा स्टेट होने के कारण पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाता है, और अधिकारी, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि ये फलाने मंत्री पे कंट्रोल रखना है, तो उसके थोड़ा सा वैसा अधिकारी को भेज देते हैं। आपको लगता है कि सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने वाले अधिकारी ज्यादा सफल होते हैं? देखिए, सफलता असफलता, आपको रोटी, हम लोगों को रोटी जो है 4 ही खानी है, 2 ही खानी है। अगर बीमारियां होगी, आजकल जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, तो और कम हो जाती है रोटियां भी। रात में कई बार जो है इतने टेंशन, जैसे आप ही लोगों को ले लें, इतने तनाव से आप लोग भी गुजरते हैं कि रात को कई लोग खाना ही नहीं खा पाते हैं या रात को ज्यादा खा देते हैं। तो ये तो आप उसको ये कहें कि वो तो गलत उनकी सोच है जो इस तरह सोचते हैं। लेकिन सोचते हैं लोग कि ऐसे अधिकारी को प्रमोट किया जाए। जो आज की राजनीति चल रही है, आज की जो हमारे कई चीजों में, कई मूल्यों में गिरावट आई है, जिसे कहेंगे हम। विनोद जी, ट्रांसफर को क्या मानते हैं? प्रशासनिक नियंत्रण के लिए आवश्यक व्यवस्था या फिर नियंत्रण का औजार? दोनों ही है, औजार है बेसिकली वैसे कि मैं हूं, आई कैन डू दिस, आई कैन ट्रांसफर यू, ठीक है, करो भाई। एक और सच्चाई जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि जो पॉलिसीज हम लोग बनाते हैं, सरकार बनाती है, अफसर बनाते हैं, वो पब्लिक के वेलफेयर से ज्यादा इस बात को देखकर बनाई जाती है कि सरकार की छवि कैसी होगी? नहीं, ये तो है, सरकार की छवि अच्छी करो, हम नहीं कह रहे हैं,
लेकिन उस पॉलिसी का जब कदाचित फील्ड में उसका अनुपालन होता है तो कई बार ये देखा जाता है कि पब्लिक के अगेंस्ट है टोटल वो पॉलिसी। तो ऐसी पॉलिसी विड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मैं पुनः उस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि योजनाएं केंद्र से बन रही हैं, स्टेट स्पेसिफिक योजनाएं नहीं है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। भारतीय प्रशासनिक ढांचा वर्तमान जनसंख्याओं और जटिलताओं के हिसाब से कितना सक्षम आपको लगता है? नहीं, सक्षम तो है ही, चला ही रहे हैं। कई अच्छे अधिकारी भी आते हैं, अच्छे राजनेता भी रहते हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा। और कोई ये सोचे कि मैं चला रहा हूं तो क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो संविधान है वो कहता है कि भाई हम भारत के लोग भारत को, और हमारी जनता ऐसी है देश की कि देखती है सहती है। जब देखती है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा तो उसको उखाड़ फेंकती है। उत्तराखंड में भी कुछ है, 27 के चुनाव में ऐसा होने वाला मुझे लगता है, क्योंकि ये एक छोटी सी मांग 25 साल से किसी राज्य की राजधानी ना होना, आत्मा अस्मिता का प्रश्न है। राजधानी से विकास की गंगा बहती, वो है ही नहीं। आपकी देहरादून अस्थायी राजधानी है, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी 2020 में आपने बना दी। क्या फुटबॉल है, क्या जोक है जनता के साथ? क्या हम कल परसों जो है हमारे सांसद हैं अनिल बलूनी जी, जो जिनके उसमें गैरसैंण आता है, उनसे मिले थे राष्ट्रीय भाजपा के दफ्तर में। उनसे अनुरोध किया कि आप हमको प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम दिलाइए। हमने कहा आप गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं बना रहे कि हम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है ब्यूरोक्रेसी में पारदर्शिता ला रही है, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ एक नया प्रशासनिक लेयर जोड़ रही है? दोनों ही बातें कह सकते हैं आप, लेकिन ज्यादातर अगर आप टेक्नोलॉजी को जनता तक पहुंचाएं, आप जो सूचनाएं हैं जो आप करते हैं और आप जैसे बड़े बड़े पत्रकार करते हैं, जो रियलिटी है उस विभाग की या उस योजना की या उस आदमी की, वो आप जनता तक पहुंचाते हो, वो पहुंचनी जरूरी है। वो नहीं पहुंच रही, कम पहुंच रही। आरटीआई एक्ट आया, कई लोगों ने उससे बचने के भी रास्ते सरकारी अधिकारी हम जैसे लोगों ने निकाल लिए। हर चीज का तोड़ ढूंढ लेते हैं कि हमें जो रेड टेप करना, या जो, क्योंकि उससे जब आप छुपाते हैं कोई चीज, इसका मतलब आप करप्शन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरटीआई 2005 जब लाया गया था तो बहुत उम्मीदों के साथ लाया गया था, कुछ साल तक तो अच्छा चला, लेकिन आज जो जनता से फीडबैक मिलता है वो सिर्फ एक नहीं, मैंने अब कोई सूचना ही नहीं दी जाती। नहीं, मैंने सचिव रहते हुए सूचना मांगी कि जो 9 नवंबर 2000 के बाद हमारे जो माननीय विधायक हैं और माननीय सांसद हैं, इसमें कितना खर्चा हुआ गांव वार, आप बताओ। कई जिलों ने सूचना ही नहीं उसने दी। आप जाइए अपील पे अपील करते रहिए। अपील करें क्या, अपील में भी लेट हो जाती है। सरकारी अधिकारी के रूप में मांगी थी तो मैंने ज्यादा कंप्लेंट करने की नहीं सोची, लेकिन अपील पे अपील करते रहिए या उसको भी गला घोंट देंगे। और इतने काम हो जाते हैं जुडिशियल, मतलब आप जुडिशरी की हालत देखिए ना, देश में कितने मुकदमे, कितने पेंडिंग, बहुत पेंडेंसी है। विनोद जी, आखिरी सवाल, उत्तराखंड की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के जो हमारे मुखिया हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कि 9 नवंबर 2026 को भराड़ीसैंण गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र होने जा रहा है, उसको विधानसभा में प्रस्ताव लाएं माननीय मंत्री जी। जनता आपसे ये अपेक्षा करती है, आपसे ये मांग करती है, और जनता से हमारी अपेक्षा ये है, हमारा अनुरोध ये है, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण, ये हम लेकर रहेंगे। ये हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है, और इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। आपका भी, आप जैसे लोगों का हमें सानिध्य मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, जो हमारे चतुर्थ स्तंभ के साथी हैं, तो मुझे लगता है कि हम इसमें सक्सेस होंगे। जनता की ये आवाज बनकर उभरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, डायनामाइट न्यूज के साथ द कैंडिड टॉक में इतनी शानदार बातचीत के लिए। तो आज की इस कैंडिड टॉक में हमने सिर्फ कुर्सी की ताकत नहीं, उसके बोझ की भी बात की। एक अधिकारी की यात्रा केवल प्रशासनिक पदों की सूची नहीं होती, वह निर्णयों, दबावों, संघर्षों और मूल्यों की कहानी भी होती है।
अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।